नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के यानी आज के पेपर के 8 जून 2026 के सेकंड शिफ्ट के पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, फुल सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो जितने साथी लोग आज सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो साथियों अपना 100% रियल सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए कि आपने क्या गलत किया है, अपने सेंटर में कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए था और आपने क्या आंसर दिया है, पूरा जानकारी आपको मिलेगा। और देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, रामबाण क्लास है, तो आपको कंप्लीट देखना है। पहले शिफ्ट का मैंने ऑलरेडी करा दिया था और ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। साथियों देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है यानी जिनका पेपर 9 को और 10 जून को होने वाला है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए आपका पेपर 8 को अपना 9 को है या 10 को है और कौन से शिफ्ट में आपका पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, जीके और हिंदी के, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर हम जीके के क्वेश्चंस देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 58 से यहाँ पर जीके के क्वेश्चन हम लोग देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कर आचार्य या भास्कर द्वितीय ने की थी। बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि पूछा गया है। पहले शिफ्ट के मुकाबले सेकंड शिफ्ट में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा साथियों, नॉर्मलाइजेशन में जो है ना सब कुछ इक्वल हो जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कर आचार्य अथवा भास्कर द्वितीय ने की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है लीलावती। अगर आपने भी आंसर लीलावती किया है तो करेक्ट आंसर होगा। देखिए, लीलावती जो है भास्कर आचार्य द्वारा रचित गणित और खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक प्रमुख भाग है। शिरोमणि का आपने नाम सुना है ना, तो ये शिरोमणि का ही एक प्रमुख भाग है। मैं आपको फुल डिटेल्स भी बताऊंगा, ध्यान से देखिए, केवल ऊपर ऊपर नहीं, ताकि आने वाले बच्चों के लिए लाभ हो। अगला सवाल एक था, देखिएगा, क्वेश्चन ये था कि बार्ली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पहली शिफ्ट में भी आपको मधुबनी का पूछा था, जिसका आंसर आपका बिहार होता, मिथिला वाला मधुबनी। और अभी देखो, वारली चित्रकला आपसे पूछा है। वारली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र। वारली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र हो जाता है। देखिए, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध आदिवासी लोक कला शैली है। मैंने कितनी बार पढ़ाया है इस चैनल में या फिर 2.0 में। आगे देखिए, एक सवाल था, गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन ये था कि गगनयान मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी था, इसका आंसर आपका इसरो हो जाता। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत का साथियों अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। देखिए, गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया था। एक सवाल था, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आसानी से आपने आंसर किया होगा। 35 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आने वाले शिफ्टों के लिए बता दें, देखो, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, इनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आपसे पूछे लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। और अगर आपसे पूछे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना 30 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए, एक सवाल था, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट में, ठीक है। देखिए साथियों, बात करें अगर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुहार मोती गुजरात में स्थित है, जो कि 68.7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 68 डिग्री 7 ये पूर्वी देशांतर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। मैं डिटेल भी बता रहा हूं, आप लोग घबराइए मत। देखिए, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल
पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं अलग से करा दिया है। यूपी पुलिस के लिए यूपी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स स्पेशली करा दिया है, जिसमें 150 क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा करंट अफेयर्स वाली क्लास का, यूपी करंट वाला, आप लोग देख लेना। तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल का समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो करेक्ट होता ऑप्शन नंबर बी कि उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को डिजिटल व पारदर्शी बनाने के लिए एक पहल है। मैंने पढ़ाया है आपको। एक सवाल था साथियों, अवध के अंतिम नवाब या अवध के अंतिम राजा कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता, वाजिद अली शाह। अगर आपने भी आंसर वाजिद अली शाह किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है? साथियों कितनी बार मैंने पढ़ा है, करंट अफेयर्स वाले में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। तो निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर होता पटना पक्षी अभयारण्य। कितनी बार पढ़ाया है कि साथियों ये एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है। भाई ऑप्शन नंबर डी पटना पक्षी अभयारण्य करेक्ट आंसर हो जाता। और ये याद रखना, ये 99वां जो रामसर स्थल है वो है शेखा पक्षी अभयारण्य, जो कि लखनऊ में, जो अलीगढ़ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही। ये भी याद रखना, आगे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो मैथ के क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको अलग से बताऊंगा अलग वीडियो में, मैथ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अभी जो है ना हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले जीके वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जीके वाले क्वेश्चंस जो है यहाँ से देख लेते हैं, इन क्वेश्चनों को अब देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड साथियों, ये कितनावा नंबर क्वेश्चन था? हाँ चलिए ठीक है, यहीं से देख लेते हैं इसको। तो 65 क्वेश्चन तक हमने देखा था ना। 66 ये था, देखिएगा, CERT इन ने 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया? बड़ा ही अच्छा सवाल था साथियों, ये ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये था कि CERT इन ने, ठीक है, कितने साइबर मामलों का निपटारा किया? काफ़ी अच्छा सा ये सवाल था। देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट आंसर साथियों देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता 29.44 लाख। ठीक है, 29.44 लाख ये आपका करेक्ट आंसर होता। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रेस विज्ञप्ति PIB के अनुसार, ठीक है, CERT इन ने वर्ष 2025 में 29.44 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया था। आगे देखिए एक सवाल था, देखिए क्रूड बर्थ रेट यानी CBR क्या मापती है? CBR जो होती है क्रूड बर्थ रेट, ये क्या मापती है? क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होता। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या आमतौर पर एक साल तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिएगा, देखिए आगे अगला क्वेश्चन था साथियों, GST से संबंधित 122वां संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था? तो भाई GST से संबंधित 122वां संशोधन विधेयक ये किस वर्ष पेश किया गया था? क्वेश्चन ये था। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाता 2014 में। 2014 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए माल और सेवा कर यानी GST से संबंधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक दिसंबर 2014 में संसद में पेश किया गया था, जो बाद में 101 है ना, आपको याद होगा, बाद में 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो 2016 में बना था। ठीक है, आगे देखिए एक सवाल था, वर्ष 2024 में, ठीक है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये किस तिथि को मनाया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 27 अप्रैल हो जाता। अगर आपने भी आंसर किया है 27 अप्रैल तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 70 में क्वेश्चन ये था कि कालादान, देखिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी KMTTP के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में
किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित क्वेश्चन है। सितवे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को कनेक्टिविटी देने के लिए म्यांमार के देखिए रखाइन राज्य में स्थित सितवे बंदरगाह को इस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है भाई। आगे देखिए एक सवाल था, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप स्थित है? तो देखिए भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 72, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, आपको बताना है किस पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हिमालय करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित बृहद हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन ये था कि कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका आया था। तो देखिए करेक्ट आंसर होता CSIR। CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा, देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है भाई। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, क्वेश्चन नंबर 74 कि उलुरू जिसे देखिए आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? तो उलुरू की बात करें ना तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये उलुरू जो है मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एक विशाल बलुआ पत्थर का एकक शिलाखंड है जो अपनी पवित्रता और बदलते रंगों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होता। 75 था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो BCCI का मुख्यालय साथियों मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका मुंबई हो जाता। 76 नंबर क्वेश्चन था कि लेई अ रिथ फॉर योर सोल यह साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता सोमाली के चक्रवर्ती जी के द्वारा। तो सोमाली के चक्रवर्ती इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आपको पता है कि सोमाली के चक्रवर्ती द्वारा रचित लघु और सूक्ष्म कविताओं का एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है ये। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन था साथियों, किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स, देखिए किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हो गया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमरावती क्वांटम वैली परियोजना के तहत ये साथियों इसका जो है ना उद्घाटन किया था। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारत में किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है? तो भारत का इनमें से कौन सा टैक्स है जिसने अनेकों प्रकार के भारत के जो अप्रत्यक्ष कर थे यानी इनडायरेक्ट टैक्स थे उसका जगह ले लिया है? तो भाई GST ने। GST इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा एक कृषि उत्पाद है जो कि पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो देखो करेक्ट आंसर होता तिलहन उत्पादन। तिलहन और तोरिया उत्पादन ये पीली क्रांति का उदाहरण है। तो तिलहन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, मछली उत्पादन ये तो नीली क्रांति से, दूध उत्पादन ये तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो तिलहन करेक्ट आंसर होता। एक सवाल था, मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिएगा मंथन पुरस्कार की शुरुआत जो है 2004 में की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता 2004। 81 नंबर क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी थी? तो राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच ये किसने लिखी थी? तो भाई देखो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने एडम स्मिथ इस क्वेश्चन का आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। देखिए क्वेश्चन ये था कि जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जीव विज्ञान हो जाता यानी बायोलॉजी जिसको आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 था, जो मुश्किल से प्राप्त हो
उसे क्या कहते हैं? हिंदी का ये सवाल है। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं भाई? हिंदी का ये सवाल था, करेक्ट आंसर होता दुर्लभ। और ये देखिए हिंदी में किस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ था, इसका आंसर आपको करना था। ये गद्यांश पढ़ के आप आसानी से जो है क्वेश्चन नंबर 53 से 55 तक आंसर आप कर सकते थे। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था जीके का कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका भारत हो जाता साथियों। भारत अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। भारत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता ऑप्शन नंबर डी, पलक गुलिया और मुकेश नीलावल्ली ने। पलक गुलिया और मुकेश नीलावल्ली करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता आंसर आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, क्वेश्चन नंबर 90 से अब जीके क्वेश्चन था तो उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था कि गिफ्ट सिटी जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र किस शहर में स्थित है? तो गिफ्ट सिटी की अगर बात करें तो यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर करेक्ट आंसर होता है। गिफ्ट सिटी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित एक अत्याधुनिक व्यावसायिक जिला है। क्वेश्चन नंबर 91 ये था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश का निजामाबाद यानी आजमगढ़ जो है ये साथियों मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए निजामाबाद या आजमगढ़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो आपका किस शहर में स्थित है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो वियना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने वाले इस वैश्विक संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है और याद रखना इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल था वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर आपका वास्को डिगामा हो जाता। तो वास्को डिगामा अगर आपने भी इस क्वेश्चन का आंसर किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो जीके और हिंदी के बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हीलियम हो जाता क्योंकि जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। आगे देखिए एक सवाल था पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो साथियों पाषाण काल को मुख्यतः जो है ना देखिए तीन भागों में विभाजित किया गया है। देखिए पूरा पाषाण काल, माध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो 3 काल में विभाजित किया गया है। एक क्वेश्चन था भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन था 28 फरवरी इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्ता दर्जा प्रदान किया था? तो करेक्ट होता अनुच्छेद 370 में, जिसको अभी हटा दिया गया है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? करेक्ट आंसर होता MRI यानी चुंबकीय अनुदान इमेजिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? तो आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को कौन दर्शाता है? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंडिक क्रोना अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक सवाल था कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए कोलाटम लोक नृत्य जो है ये साथियों आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला एक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक सवाल था देखिए नाइक्टी वेट्राचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानीय वंश से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाता पश्चिमी घाट के। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका पश्चिमी घाट था। आई होप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। आगे हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ईदगाह
किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी का क्वेश्चन है ये। तो ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता? ईदगाह ना। तो प्रेमचंद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए ईदगाह जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है जिसका मुख्य पात्र हामिद है। ठीक है। एक सवाल था, अरे वाह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो भाई इसमें जो है ना किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता आपका विस्मयादि बोधक का। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है? ये फर्स्ट शिफ्ट में भी बहुत ज़्यादा लेखक पूछा गया है और अभी सेकंड शिफ्ट में भी। तो कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता जवानी का झंडा। ठीक है। जवानी का झंडा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक जो है ना ओजपूर्ण रचना है साथियों, याद रखना। ठीक है। देखिए ये जय द्रव बध की अगर बात करें तो जय द्रथ बध जो है ये आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। यामा की बात करें तो यामा के लेखक महादेवी वर्मा है, याद रखना। ठीक है। और ये अतीत के चलचित्र ये भी महादेवी वर्मा के हैं, ये आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। एक सवाल था, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा था, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता बुरी संगति का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ठीक है। 23 था, गुल ए नगमा किसकी रचना है? भाई बड़ा अच्छा सवाल था। गुल ए नगमा ये फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी गई रचना है, तो फिराक गोरखपुरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। सवाल था, निम्नलिखित में से वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो वोल्गा से गंगा जो है ना ये राहुल देखिए सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 था, नीचे दिए गए शब्द युग्मों में गलत लिंग परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत लिंग परिवर्तन आपको पहचानना था। ठीक है। तो देखिए ए में लिखा हुआ है गुणवान बुद्धिमती, कबूतर कबूतरी ये सही है, शिष्य शिष्या सही है, उल्लू मादा उल्लू ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, यही आपको गलत लिंग चुनना था। तो गुणवान का बुद्धिमती नहीं होता है, ये गलत है, तो यही आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। एक सवाल था, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो देखिए लुटिया शब्द का बहुवचन होता है साथियों इस प्रकार से लुटिया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक सवाल था, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होता अधोरेखा चिन्ह। अधोरेखा चिन्ह ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था, निम्न में से डैश सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। तो 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र की रचना इनमें से कौन सी है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता रस सिद्धांत या विवेचना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता। 29वां नंबर क्वेश्चन था कि शब्द गगनचुंबी में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो गगनचुंबी ये जो शब्द है इसमें प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसमें तत्पुरुष समास है साथियों, तत्पुरुष। देखिए इसका विग्रह गगन को चुमने वाला होता है, इसमें को कर्म कारक की विभक्त का लोप होने के कारण यह कर्म तत्पुरुष समास है साथियों। निंदा का विलोम शब्द आपसे पूछा था, निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे सवाल था, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। यानी मिठास का विशेषण आपको बताना था। तो मिठास का जो विशेषण होता है देखिए मीठा होता है, मीठा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। सवाल था, हर्षचरित किसकी रचना है? सिंपल सा क्वेश्चन था, बाणभट्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। सवाल था, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी होता कि दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। एक क्वेश्चन था, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो चंद्रमा शंख कपूर जो है किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो अब्ज के। अब्ज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। तो साथियों ये हिंदी और जीके के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। ठीक है। तो साथियों क्वेश्चंस कैसे थे
ये तो आपने देख ही लिया। इसको बोल सकते हैं हम मॉडरेट टू इजी लेवल, हार्ड नहीं बोल सकते हैं। जीके और अगर ई की बात करें तो जीके और हिंदी की, बाकी रीजनिंग भी इजी आया है, मैथ भी कुछ क्वेश्चन को छोड़कर बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथियों आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखते हैं, रात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास आपका आ सकता है लेट नाइट, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है और कहाँ आपका सेंटर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।